सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है जीके पीवाई की सीरीज़ का, जो हम लोग की रेलवे की चल रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और वो है साइंस है, फिजिक्स है। अ मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री सडनली फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पेड़ की शाखा पर एक बंदर बैठा है, अचानक से ज़मीन की ओर नीचे गिरने लगता है। तो ये किसका उदाहरण है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, केपलर के लॉज का, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड मॉर्निंग बोल दिया क्या हमने गलती से? आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, अभी देखो, सुनने की कोशिश करो, शायद आ रही होगी। थर्ड लॉ पे काम करता है, बहुत सही। थर्ड लॉ पे काम करता है। गुरु जी अदरक चबा लीजिए। सब कुछ यार कर चुके हैं, जा ही नहीं रही है। दिक्कत ये है ना, कभी मम्मी दही खिला देती हैं, ठीक है, कभी कुछ दिवाली की मिठाई उठाई, तो फिर गला ठीक नहीं हो पा रहा है। चलो भाई, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? ये आपका रेलवे एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब लोग लिख रहे हैं न्यूटन का तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गलत है। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एक सेकंड रुको, क्या यार, थोड़ा सा लैपटॉप नीचे टाइप है, इसको ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो गर्दन दर्द करने लगेगी। एक सेकंड। चलो, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे नहीं, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये एग्जाम्पल है, जो कि ये मंकी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? दी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहीं पे अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता कि जो मंकी बैठा हुआ है और वो किसी दूसरी ब्रांच पे जंप कर रहा है, फिर किसी और चीज़ पे जंप कर रहा है, सडनली फॉलिंग डाउन नहीं है। ठीक है, सडनली फॉलिंग डाउन अगर नहीं होता, अगर ये होता कि भाई वो किसी चीज़ का सहारा लेके दूसरी चीज़ में जंप कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कि अगर पेड़ पे बैठा हुआ है और अगर एकदम से किसी दूसरे पेड़ पे जाता है तो वो हिलने लगता है पेड़। क्यों? क्योंकि उसने जिस फोर्स के साथ हो गया, वही फोर्स उसने उस पेड़ पे लगाया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता। बाकी आप केपलर का लॉ तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। ठीक है, केपलर का जो लॉ है उसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे, क्योंकि जो केपलर का लॉ है वो आपका लेना देना है उसका प्लानिटरी मोशन से। केपलर जी ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ बोलता है ऑल प्लेन्स मूव, या फिर सिंपल अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार एक जो पाथ होता है उसमें सारे प्लैनेट एक सन के अराउंड घूमते हैं। ये हमारा पहला लॉ है, जिसको कि लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। आई थिंक ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, जो वन शॉट भी लिया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्लैनेट यहाँ पे है और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे आता है, तो जितना एरिया ये होगा, ये इतना पूरा एरिया वो बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उतना ही टाइम पीरियड में, जितना टाइम पीरियड यहाँ लगा है उतना ही टाइम पीरियड में वो यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये एक एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ एरिया। और जो तीसरा है जिसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है, वो ये बोलता है कि जो टाइम का स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ये है यहाँ पे, तो इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर।
ठीक है। बाकी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तो एग्जाम्पल्स हमें एम्पल पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोइंग ऑफ बोट हो गई, ठीक है, जो हमारी नौका चलती है, रोइंग ऑफ बोट, या फिर स्विमिंग होती है, रॉकेट जो उड़ता है, ठीक है, रॉकेट, ये सारे जो है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं, जिसको कि हम एक्शन रिएक्शन लॉ या फिर एक्शन रिएक्शन यहाँ पे जो फोर्सेस लगते हैं वो बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। राइनोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द डैश। राइनोस्कोप डैश भद्रा की जांच करने का उपकरण है, नोज, आईज, ब्रेन या फिर ईयर्स। ध्यान रखिएगा जो राइनोस्कोप है, तो जब राइनो बोलते हैं, राइनो, तो आपके नाक का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं नाक बंद कर लूँ तो राइनो, राइनो, ठीक है, राइनो पूरा नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि नोज से लेना देना है। एक्चुअल में जो आप इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं राइनोस्कोप, इसमें क्या है, ये लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे लेंस लगा होता है, ठीक है, और लेंस के थ्रू जो है नेजल कैविटी को देखा जाता है कि कोई तरह का ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, तो राइनोस्कोप का यूज़ किया जाता है नोज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हमारे एक हार्ट बीट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये भी बताइएगा। व्हाट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी वोटिंग राइट्स अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। तो अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन सा सही नहीं है। स्टेथोस्कोप ओनली 1 month left for steno, take some classes for steno, take some classes for steno। अब मैं क्या अलग से ऐसा आपको पढ़ा दूं जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, ऐसा कुछ ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि स्टेनो के लिए मैं कुछ और अलग से पढ़ा दूं, कुछ नया मिल जाए, सबसे गलत मेंटालिटी मैं फिर से बता दूं, ठीक है। इतना सब कुछ मैंने पीवाई की सीरीज़ करवा रखा है, एफआरबी। अब बोलेंगे सर वो कर लिया है हमने, कर लिया है तो रिवाइज़ करो, रिवाइज़ कर लिया और फिर से रिवाइज़ करो, क्योंकि इसके बाद ऐसा अभी बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं। अगर आपको देखना ही है, स्टेनो वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जो निट्टो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, सैटरडे संडे को होती है, उसके आप लेक्चर्स देख लीजिए, जो निट्टो सीरीज़ चल रही है। अगर आपकी ये है कि भाई मल्टीपल रिवीजन भी उस चीज़ के हो गए हैं तो ठीक है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो नॉट ट्रू रिगार्डिंग, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टेनो को साइड लाइन कर रहा हूँ या फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें यार वही सेम ही होती हैं। मैं आपको क्या ऐसा अनोखा पढ़ा दूँ वहाँ पे। नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी वोटिंग राइट्स, दोज हु आर डीम्ड अनसाउंड ऑफ माइंड कैन ऑल्सो वोट। जिन जो मतलब अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल है, ठीक है, जो एक तरह से चीज़ों की समझ नहीं रखते हैं, तो वो उनको अलाउड है वोटिंग करना, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली पीपल विद देयर नेम्स ऑन देयर इलेक्टोरल रोल आर अलाउड टू वोट, यस। भले ओनली कीवर्ड लगा है जो कि एक एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को तो ही वोट देने का मौका मिलेगा जिनका वो इलेक्टोरल रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी तो आप वोट डाल पाएंगे, ठीक है। एनी सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18 कैन वोट, यस, ये भी ट्रू है। इसी को ही तो बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हर 18 प्लस हर अडल्ट वोट कर सकता है, सबके वोट का जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी बेसिस पे हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणी जो मत होती है, इस प्रणाली पे हमारा जो राज्यसभा होता है और जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये 18 पहले नहीं होती थी, पहले जो वोटिंग एज होती थी वो 21 होती थी, फिर इसको एक अमेंडमेंट से डिक्रीज़ करके 18 किया गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट था जिससे इस वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था फ्रॉम 21 टू 18? ये था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। ये एनफोर्स यानी लागू हुआ था 1989 में। इसी साल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था। मल्टी मेंबर्ड बॉडी का मतलब ये है कि पहले 1989 से पहले इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता था, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन बाद में क्या किया गया, 1989 में 1+2 कर दिया गया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। आज भी यही है कॉम्पोजिशन, यानी 1+2 का ही कॉम्पोजिशन है। जैसे कि आज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार, और ये आप बताएंगे कि कौन है दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स। एक तो ज्ञानेश कुमार संधू जी हैं हमारे, ठीक है, और दूसरे का नाम आपको बताना है, दूसरे हमारे कौन इलेक्शन कमिश्नर है करंट में। देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये बात बिल्कुल ट्रू है। जो मेन के पास राइट्स होते हैं वोटिंग देने के, वही वेमेन के पास होते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई मेन का वैल्यू, वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा। करेंसी राहुल गांधी मतलब
क्या चीज़? करेंसी राहुल गांधी मतलब? अरे भैया संधू तो हमने बता ही दिए। करंट आप पढ़ाते ही कहाँ हो सर? अच्छा, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको उतना देखा जितना, अलग ही तुम लोगों को कमेंट में चलता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ये? पार्ट नंबर 15 में आता है ये, ठीक है। पार्ट नंबर 15, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, ध्यान रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मेटालिक मिनरल्स? निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? जो मिनरल्स होते हैं हमारे, पहली बात तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो भाई ये बेसिक सा डिफरेंस आई थिंक आपको पता होगा। मेटालिक का मतलब है कि जो मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वही नॉन मेटालिक है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो कोल होता है इट इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल। निकल हो गया, बॉक्साइट हो गया, टिन हो गया, ये सब हमारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब जो निकल होता है ये, अब देखो जो मेटालिक मिनरल होते हैं ना, इनको अभी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं फेरस, दूसरे को नॉन फेरस। किस बेसिस पे? कि उसमें आयरन का कंटेंट है या नहीं है। अगर है तो फेरस, नहीं है तो नॉन फेरस। निकल एक फेरस मेटल होता है, टिन नॉन फेरस होता है, इसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है। मैंगनीज Mn ये आपका फेरस होता है। आयरन तो ऑब्वियस सी बात है फेरस होगा ही, ठीक है। बॉक्साइट किसकी ओर है? इट इज़ दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है, किस स्टेट में? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? चिलिका लेक, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। और ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो आपका बॉक्साइट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। और एक चीज़ और दिमाग में आई थी, वो क्या थी एकदम से, हाँ, एल्यूमिनियम, उड़ीसा, ये सारी चीज़। हाँ, अगर मतलब इस तरह से पूछ ले ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फिर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। कोल की अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली, तो कोल की कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं इंडिया में, जैसे बोकारो, सिंगरौली, झरिया। झरिया बोकारो तो आपकी झारखंड में है, सिंगरौली आपकी मध्य प्रदेश में है, रानीगंज आपकी वेस्ट बंगाल में है, तालचर उड़ीसा में है, सिंगरैनी आपके आंध्र प्रदेश में है, नेवेली आपकी तमिलनाडु में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। नेवेली जो है ये लिग्नाइट कोल के लिए बहुत फेमस है, यानी कि लिग्नाइट कोल अगर आपको देखना है ठीक है, तो वो नेवेली में आपको देखने को मिलेगा। लिग्नाइट कोल का मतलब क्या हो गया? तो कोल जो होता है इसके चार प्रकार होते हैं, चार टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। पहला होता है इसमें जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का होता है कोल, वो होता है एंथ्रेसाइट। दूसरा कैटेगरी का होता है बाइट्यूमिनस, दूसरी ग्रेड का होता है बाइट्यूमिनस। तीसरा होता है लिग्नाइट। चौथा होता है पीट। पीट सबसे गंदी वैरायटी का, गंदा ग्रेड का कोल होता है। इसको क्या होता है कि अगर मार्शी स्वैम्पी एरिया में जब ऑर्गेनिक मटेरियल का एनारोबिक डिकम्पोजिशन टाइप ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे कोल बन जाता है। एंथ्रेसाइट तब बनता है जब बहुत, मतलब आप ये समझ लो जितना ज़्यादा टाइम तक फॉसिल मटेरियल एक तरह से आप समझ लो कि बरीड रहेगा अंदर, जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर सारी चीज़ें पड़ेंगी उतना ही अच्छे ग्रेड का वो कोल मिलेगा। इट शुड सर्व यू एज अ मोटिवेशन कि भाई जितना तपोगे आप, जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ही निखर के आओगे आप, आपकी उतनी ही क्वालिटी होगी, उतने ही कम आपके जैसा कोल मिलेगा, आपके जैसे लोग मिलेंगे, और उतने ही ज़्यादा आपकी क्या होगी? डिमांड होगी। वहीं बाइटुमिनस की अगर बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे आएगा। मेनली एंथ्रेसाइट को हम कोकिंग कोल या फिर मेटलर्जिकल कोल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मेटलर्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, सबसे हाई ग्रेड का होता है। लिग्नाइट जो होता है इसको ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, और कहाँ इंडिया में पाया जाता है मैंने आपको बता दिया। एक और बेकार वैरायटी का कोल होता है जिसको टर्शरी कोल बोलते हैं, मतलब इतना भी बेकार नहीं लेकिन ठीक है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो ये टर्शरी कोल होता है जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में, खासकर जो मेघालय वाला रीजन है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है। कोल को हम बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं या फिर ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। तो बरीड सनशाइन ध्यान रखिएगा, फिर ब्लैक डायमंड वगैरह भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, द मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड।
तो मेन जो हमारी भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से कौन सी शामिल नहीं है? विंध्या, हिंदू कुश, अरावली या फिर सतपुड़ा। अब यहाँ पे कुछ तो आपसे पूछना बनता है। बॉक्साइट का मैंने पूछ लिया है, आपको कमेंट में ये बताना है कि मैंगनीज जो मिनरल है इसका सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है। यूरेनियम की हमें कौन सी, यूरेनियम की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी माइन कौन सी है, लार्जेस्ट माइन कौन सी है इंडिया में, ठीक है। और एक झारखंड में आपको एक माइन देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आप बताइएगा। साथ ही साथ आयरन के कितने मेजर ब्लॉक्स हैं आयरन ओर के? आयरन ओर में हमारी आती है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। क्या अब ये आपको बात पता है कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो इंपॉर्टेंट ओर आती हैं? ओर तो आप जानते होंगे अयस्क, ठीक है। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में हाई ग्रेड का ओर कौन सा होता है? तो मैंगनीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश टॉप पे आता है इसमें। लार्जेस्ट माइन जो है तुमला पल्ले माइन है। तुमला पल्ले ये कहाँ पर पड़ती है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी है जादूगुड़ा, ठीक है। और आयरन की अगर बात करेंगे मैग्नेटाइट हाई ग्रेड का वो होता है। इसमें आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट आयरन मेजर आयरन ओर बेल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो झारखंड उड़ीसा वाला है, एक महाराष्ट्र गोवा वाला, एक महाराष्ट्र गोवा वाला है आपको, ठीक है, जो देखने को मिलेगा ऊपर, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है ये आपका बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट है। और ये कौन सा बेल्ट है आपका? छत्तीसगढ़ के आस पास में, ये बताएंगे। ये आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो जाएगा, एमजी में इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। ये बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट हो जाएगा कर्नाटक वाले में। ये ओडिशा झारखंड बेल्ट हो जाएगा। और ये कौन सा है? ये आपका दुर्ग चंद्रपुर, ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है ये, जो कि छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़ और एमपी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट आयरन और बेल्ट ध्यान रखिएगा। मेन माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड विंध्या, हिंदू कुश, अरावली या फिर सतपुरा। इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी कहाँ कहाँ पर, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी वो है नॉर्थ इंडिया में, जिनको नदर्न माउंटेन्स बोलते हैं। एक्चुअल में इंडिया में टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं? तो इंडिया को हम टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं। पहला तो नदर्न माउंटेन्स हो गए, उत्तर के मैदान हो गए। दूसरा जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया का, और जो सबसे स्टेबल मास है वो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू। लिखने की तो ज़रूरत नहीं है इतना, 15-14 लेक्चर करने के बाद, 14 मतलब हम लोग कितना डिटेल में सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो उतना करने के बाद आई थिंक लिखने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हिमालय है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं। पांचवा क्या हो जाएगा? ये नदर्न प्लेन्स हैं, उत्तर के मैदान जो हैं। और छठवां क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ आइलैंड हो जाएंगे। तो इसमें जो ऊपर आपको ये नॉर्थ के माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस हो गई, मैं माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा हूँ, तो एक तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हो गई, प्लस ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे विंध्या और सतपुरा, तो ये एक माउंटेन रेंजेस हो गई। ये जो होती है हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस, या फिर यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंजेस है, जो अपने आप में कोई सेपरेट फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं है, वो आपके इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही आप पार्ट मान सकते हो। तो ये अरावलीज जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, और हिमालय जो हैं, ये हमारे कैसे हैं? ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। वलित पर्वत, हिमालय इसमें यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। और अरावली की बात करेंगे तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। क्यों ओल्ड है? क्योंकि इसकी हाइट अब बढ़ नहीं रही, डिक्रीज हो रही है। इसमें जो बाहर के बल हैं, जिनको एक्सोजेनस फोर्सेस बोलते हैं, वो ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू एंडोजेनिक फोर्सेज, यानी अंतर्जात बलों के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो विंध्या और सतपुरा आपको देखने को मिल रही हैं, ये विंध्या और सतपुरा, ये कैसे हैं? ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक का मतलब होता है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत कैसे बनता है? तो भ्रंश पर्वत ऐसे बनता है, एक यहाँ पे जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो गिरा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में विंध्या सतपुरा हो गए। अक्रॉस दी वर्ल्ड अगर हम बात करेंगे तो हम जाएंगे, अगर हर्ज माउंटेन हो गया जर्मनी में, वॉस्जेस हो गए फ्रांस में, ये सब क्या हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं आपके, ये मैं लिख देता हूँ कहाँ पर हैं। ये जर्मनी में है हर्ज माउंटेन्स, ठीक है। फॉरेस्ट जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये भी जर्मनी में है। वॉस्जेस जो है आपका, ये फ्रांस में है। यहीं पे ये जो गड्ढा बनता है जिसको ग्रेबन बोलते हैं, ये रिफ्ट इसी को बोलते हैं, रिफ्ट। तो आपको पता है यहाँ पे एक नदी फ्लो होती है रिफ्ट वैली में, विंध्या और सतपुरा के बीच में। कौन सी वो रिवर है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी नहीं है सर। तो हिंदू कुश ये इंडिया में नहीं पड़ती है, ये एक्चुअली में पाकिस्तान और तजिकिस्तान वाले एरिया में पड़ती है। ये हिंदू कुश है तो हिमालय का पार्ट ही, लेकिन ये इंडिया में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंदू कुश। कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, यहीं पे आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिंदू कुश माउंटेन रेंज।
हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, ये जब जहाँ पे एक जगह मिलती हैं तो वहाँ पे गांठ नॉट जैसा सिस्टम क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं पामीर नॉट, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत बोलते हैं। हम तिब्बतन प्लेट्यू को भी ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं। जो विंध्या है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? पीक ऑफ गुडविल, यानी कि सद्भावना शिखर। ठीक है, पीक ऑफ गुडविल दैट इज सद्भावना शिखर यहाँ की सबसे ऊंची पीक है। अरावली की अगर बात करेंगे तो गुरु शिखर यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। और यहीं पे आपको पता है दिलवाड़ा जैन टेम्पल है जिनको कि वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था। एंड सतपुरा की अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे दैट वुड बी धूपगढ़। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1350 मीटर्स। इज दैट क्लियर? और विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो होती है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। तो ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुरा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिमालय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अगर अब यहाँ पे बात आई है तो। ठीक है, हिमालय में पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय भी 3 माउंटेन रेंजेस से मिल के बने हैं। काराकोरम है ये, देन बीच में लद्दाख है और ये जंस्कार है। देन ये आ जाते हैं आपके ग्रेट हिमालय, जिनको हम हिमाद्री या फिर इनर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। देन आ जाते हैं आपके मिडिल या फिर लेसर हिमालय, और देन आ जाते हैं यहाँ पर आपके शिवालिक। शिवालिक यहाँ पर जाके एब्सेंट हो जाते हैं, मिट जाते हैं, इनकी जगह दुआर्स आ जाते हैं जो कि एक तरह के डिपॉजिट हैं जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये क्या है? ये ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसी में आपको बहुत हाई पीक्स देखने को मिलेंगे। बी इट माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, 8848 मीटर हाइट है। बी इट कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, 8598 मीटर इसकी हाइट है, सिक्किम में है वो। नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक हो गई। कामेत हो गया, सारी जो ये आपको देखने को मिलेंगी, धौलागिरी हो गया, ये सब आपको ग्रेट हिमालय में। ये लेसर हिमालय, इसको हिमाचल के नाम से या फिर मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। और ये शिवालिक है जिनको कि हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। एक सवाल का उत्तर देंगे, यहाँ बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज प्रेजेंट होती हैं लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उनको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में ही कश्मीर घाटी पड़ती है, कश्मीर वैली पड़ती है। और ये कश्मीर वैली में आपको एक लेक्यूस्ट्रीन या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट देखने को मिलता है जिसको ज़ैफ़रॉन, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं करेवा। ठीक है, और ये जो करेवा होता है ये ज़ैफ़रॉन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, जो कि एक लोकल वैरायटी के सैफ़रॉन यानी कि केसर होती है। तो करेवा ध्यान रखिएगा। इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ देखने को मिलती हैं उनको हम दून बोलते हैं। और सबसे जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, और उनमें से सबसे बड़ा है देहरादून। ठीक, आगे बढ़ें। लेसर हिमालय के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं। जैसे कि यहाँ पर कश्मीर में आओगे तो पीर पंजाल, हिमाचल में आओगे तो धौलाधर के नाम से जाना जाता है। धौलागिरी जो है वो एक पर्वत मतलब एक माउंटेन पीक का नाम है, धौलागिरी इसको बोलते हैं हिमाचल में। देन आओगे नाग तिब्बा बोलते हैं उत्तराखंड में। देन आओगे नेपाल में, जहाँ उसको जानते हैं किस नाम से? जहाँ पर इसको जानते हैं यहाँ पर इसको हम जानते हैं पीर पंजाल हिमालय में, सॉरी कश्मीर में। देन यहाँ पर इसको हिमाचल में जानते हैं हम किस नाम से? हिमाचल में जानते हैं धौलाधर के नाम से। यहाँ पर जानते हैं नाग तिब्बा के नाम से, और यहाँ पर जानते हैं महाभारत रेंज के नाम से। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्जस लेमाइटर इज रिलेटेड विद दी, तो जॉर्जस लेमाइटर किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी, इलेक्ट्रिक करंट, सोलर सिस्टम, या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। तो भैया डीएनए से तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, मेरा भी अरबी जाइएगा, इसको फॉलो करूँ पीर। रंजीत पाल बिल्कुल सही है, देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र भी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें डीएनए, दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। फ्रेडरिक मिशर का नाम है, और किसका नाम है? वॉटसन और क्रिक का नाम है। वॉटसन और क्रिक का नाम है। फ्रेडरिक मिशर ने मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करी थी जो डीएनए का था। वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडली संरचना, उसकी डिस्कवरी करी थी। डीएनए की जब बात करते हैं तो डीएनए एक कंपोनेंट होता है क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम एक न्यूक्लियस का कंपोनेंट होता है। ये एक कोशिका है, सेल है, सेल के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं बिकॉज बाकी सेल की ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है।
और ये जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनकोडेड रखता है, अपने अंदर रखता है क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। जब सेल डिवाइड होता है तो यही क्रोमोजोम ऐसे बन जाते हैं, इस तरह के क्रोमोजोम बन जाते हैं। और ये क्रोमोजोम कैसे होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 23 पेयर्स के, क्योंकि पेयर जैसे कि मोजा लेने जाते हो, जूते लेने जाते हो तो एक मोजा एक जूता लेके आते हो कि नहीं, पेयर में लेते हो हमेशा, ठीक है। तो वैसे क्रोमोजोम भी पेयर में मिलते हैं, 23 पेयर्स होते हैं इसके, जिसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक सेक्स क्रोमोजोम होता है। जो आपका 22 ऑटोसोमल होते हैं वो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, और सेक्स क्रोमोजोम सेक्स में इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि एक्स एक्स होता है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल, ठीक। तो इसी जो ये क्रोमोजोम होते हैं ये डीएनए और राइबोसोम के बने होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, डीएनए, ठीक है, ये आपके डीएनए और ठीक है ना। तो आपका जो मेन जो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्रोमोसोम की, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन का यहाँ पर आपका बना होता है। हिस्टोन नाम का यहाँ पर आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। क्लियर थी चीज़। ऐसे ही हमारा आरएनए होता है। आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोसोम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिग बैंग थ्योरी ये किस चीज़ की थ्योरी है, इट इज़ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ आर सोलर सिस्टम, नहीं, इट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ आर यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा किस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ, 1927 में थ्योरी दी गई थी, और इसमें जॉर्ज लेमाइटर ने बताया था कि किस तरह से एक इनफाइनाइटली स्मॉल हॉट डेंस पार्टिकल था, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, और इसकी एक्सप्लोजन की वजह से डिफरेंट गैलेक्सीज यहाँ पर निकल के आई, और उसमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलते हैं उसको, द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये सब, ये जो हमारी गैलेक्सी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी से सबसे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है, इट इज़ एड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। एड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो सबसे हमारे नियरेस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी गैलेक्सीज निकल के आई, और वो जॉर्ज लेमाइटर ने थ्योरी दी थी। इसी से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है ये हॉयल ने दिया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है इसको दिया था हॉयल ने, फ्रेड हॉयल नाम था इनका। इस थ्योरी के अनुसार भले हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन जो उसका एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट बना हुआ है, इट इज़ स्टेडी। ये बोला था स्टेडी स्टेट थ्योरी में, किसने, फ्रेड हॉयल जी ने बोला था ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इसमें सच कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप ओम्स लॉ को रिकॉल कर सकते हैं। सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को जो लेके थ्योरी है वो है आपकी नेबुलर लैप्लेस थ्योरी। ये पहले दी गई थी, मतलब कि देखो ऑब्वियस से बात है, हमारा यूनिवर्स पहले क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। यूनिवर्स में हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे हज़ारों सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है तो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें कि हमारा सन है और बाकी प्लैनेट है, लेकिन ऐसे और भी सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते होंगे। तो ये जो है नेबुलर लैप्लेस थ्योरी इसको बोलते हैं। नेबुलर लैप्लेस थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें, इस थ्योरी में ये बताया गया कि किस तरह से एक नेबुला था। नेबुला मतलब है कि एक क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, धूल और गैसेस का एक क्लाउड था जो रोटेट करना, घूमना शुरू किया। अंदर जो है, जो हमारी लाइट, हमारी जो गैसेस हैं वो चली गई, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, उसकी वजह से हमारा क्रिएट हो गया अंदर में सन, और उसके अराउंड में हमारे क्रिएट हो गया प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अदर जो हमारे खगोलीय चीज़ें हैं, तो हमारे हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन क्रिएट हो गया, प्लस 8 प्लैनेट्स का क्रिएशन हो गया, ठीक है। पहले हम बोलते थे 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपको पता है 2006 में प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट। तो सन और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में आते हैं। बाकी चीज़ें भी है सोलर सिस्टम में, जैसे कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में घूमने वाली एस्टेरॉयड बेल्ट, जो प्लैनेट नहीं बन पाए, ठीक है। और यहीं पे आपको एक ड्वार्फ प्लैनेट देखने को मिलता है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, जो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलता है। बाकी तो सोलर सिस्टम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नेबुलर तो समझ में आ गया होगा कि क्यों बोलते हैं, लैप्लेस क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअल में सबसे पहले ये जो थ्योरी दी गई थी वो इमानुअल कांत ने दिया था। इमानुअल कांत जो एक जर्मन फिलोसोफर भी थे, इसको फिर रिवाइज किया था लैप्लेस ने, तो इसलिए इसको नेबुलर लैप्लेस थ्योरी बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा है वो सिरिस। वैसे तो ये आपका क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट मतलब है नेपच्यून, जहाँ पर हमारे सारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो आपको बेल्ट देखने को मिलती है उसको क्यूपर बेल्ट बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं कुछ ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे कि
यहाँ पर आपको एक तो प्लूटो देखने को मिलेगा, आपको एरिस देखने को मिलेगा, आपको हॉमिया देखने को मिलेगा और मेक मेक देखने को मिलेगा। मेक मेक, तो ये ध्यान रखना, ये तो चार जो हमारे ये डॉर्फ प्लैनेट हैं ये क्यूपर बेल्ट में है नेपच्यून के बाद, और जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो हमारी एक एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ पे है डॉर्फ प्लैनेट सेरेस। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अर्थ के नियरेस्ट सबसे डॉर्फ प्लैनेट कौन सा है, इट इज सेरेस। बाकी तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कौन सा है आपका, वीनस है, सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना। सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी कि ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट, वो वीनस है आपका। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बल्कि सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की होती है, सबसे कम डेंसिटी सैटर्न की होती है। इतनी कम होती है कि अगर हाइपोथेटिकली कंसिडर करें तो वाटर में वो फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। और सन अपनी एनर्जी कैसे बनाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से, परमाणु संलयन से बनाता है। इसमें हाइड्रोजन रफली आपको देखने को मिलेगी 72% और हीलियम देखने को मिलेगी वही 28। तो 70-30 का रेशियो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का इनसाइड द सन। विच वाइटामिन इज नीडेड फॉर द प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, रक्त का सही थक्का जमने के लिए इनमें से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है आपके KEDA, बताइए। अच्छा सुखजिंदर जी, सर PYQ नहीं मिला लेक्चर 14 का, अच्छा नोट्स नहीं मिले क्या। सर हमारे यहाँ फाइटर प्लान क्रैश हो गया, अच्छा। सर आपने क्या चीज़, कहाँ पर भैया 1931 कहाँ बताया, लिखा तो हुआ ये 1927 नहीं लिखा ये, मतलब कुछ भी, मतलब चलो मैंने लिख दिया हो या फिर बोल दिया, मैंने बोला भी जितना मुझे याद है 1927 है, लिखा भी 1927, बोल लो 1931। खैर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वाइटामिन ये पता है, कैसमीर फंक ने डिस्कवरी करी थी, ठीक है। कैसमीर फंक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और फैट आता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये 1 ग्राम 4 कैलोरी 8 कैलोरी देता है निकाल के, और ये 1 ग्राम 4 कैलोरी निकाल के देते हैं दोनों, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर वाइटामिन को डिस्कस करेंगे हम लोग। इनको वाइटामिन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, और दूसरे वो जो फैट यानी वसा में घुलनशील है। वाटर में जो घुलनशील है वो है आपके B और C, और जो फैट में घुलनशील है उनको कीड़ा करके याद करते हैं, कीड़ा, KEDA। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि खून का थक्का जमने में कौन हेल्प कर रहा है। अच्छा, ब्लड का कौन सा सॉलिड कंपोनेंट होता है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, विटामिन K। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं फाइलोक्यूनॉन। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्यूनॉन। इनका क्या है, ई का है टोकोफेरॉल, डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, और ए का क्या है, रेटिनॉल। ये इनके केमिकल फिर साइंटिफिक नेम है। फिर अगर हम बात करें कि इनके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो के से तो समझ गया कि क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की। ई से एंटी स्टेरिलिटी जिसको बांझपन बोलते हैं। डी से आपका रिकेट्स नाम की बीमारी होती है जो क्या कर देता है, आपकी बोन्स को वीक कर देता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाती है। एंड यू शुड नो दिस कि जो हमारा विटामिन डी होता है, विटामिन डी एक रिच कौन से सोर्सेज होते हैं, तो सनलाइट तो है ही है। जो हमारा फिश ऑयल है वो भी विटामिन डी में रिच होता है। विटामिन डी को एक हम हार्मोन के तौर पे भी कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हम बोलते हैं विटामिन डी नहीं होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगे। क्यों वीक हो जाएंगे, क्योंकि जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम का मेनली बना होता है, बना तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का होता है। तो कैल्शियम के सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है विटामिन डी। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर वो तो काइंड ऑफ हार्मोन की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको हम हार्मोन इस विटामिन को भी बोलते हैं, ठीक है इतनी चीज़। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, एंड दैट इज
कि विटामिन बी जो होता है उसके हमारे टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एंड यू शुड नो दिस कि विटामिन सी को जो है सी से कुकिंग आप ऐसे याद कर सकते हो कि कुकिंग में विटामिन सी लॉस हो जाता है, तभी आपने देखा होगा खट्टी चीज़ों को उबाला नहीं जाता है जनरली। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की डिफिशियंसी से मैंने आपको एक डिजीज़ बताई थी, कौन सी थी वो? क्वाशियोरकर थी। विटामिन के से तो समझ में आ गया, ई से, डी से, ए से। ठीक है। अच्छा, मैंने डिजीज़ भी बता दी, साइंटिफिक नेम भी बता दिया, डिस्कवरी किसने करी थी ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अभी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा था, कुकिंग से चला जाता है। एंड विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम विटामिन B1 से लेके B12 तक पढ़ते हैं, लेकिन टोटल 12 नहीं बल्कि 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान में रखना है। बाकी इनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जैसे चलो आप बता दो कि इनमें से कौन सा आपका विटामिन होता है B1 से लेके B12 में जो आपका न्यूरल जो ट्यूब डिफेक्ट होता है, जो बच्चों में देखने को मिलता है ना, नवजात जो शिशु होते हैं तो उनमें डिफेक्ट हो जाता है अगर किस विटामिन की कमी हुई तो कौन सा विटामिन होता है ये आपका होता है विटामिन B7। इसको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताएंगे आप? विटामिन B9, इसको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा आप बताएंगे? विटामिन B9, या फिर कहीं कहीं हो सकता है B11 भी लिख दे, क्योंकि B9 और B11 आपके एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। B9 और B11 एक ही होते हैं। फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। थाइमीन नहीं होता है सर, थाइमीन आपका B1 होता है। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। B3 क्या होता है? नाइसिन होता है। B4 नहीं होता, 5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। पिरिडीन होता है ये। ठीक है, पिरिडीन। और ये आपका B9 फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट वाइज भी। आप में से काफ़ी लोग फोलिक एसिड डेफिशिएंट होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपके जो मिलेट्स होते हैं ना, जैसे बाजरा वगैरह आप सुनते हो, बाजरा जिनको मोटा अनाज बोलते हैं, आपका ज्वार हो गया, ये रागी हो गया, इनमें ये सारे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। मैग्नीशियम वगैरह, B9 हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। B12 को बी वो होता है आपका साइनोकोबालामीन होता है B12। ठीक है। B12 साइनोकोबालामीन होता है। B7 वो बायोटीन होता है वो। ठीक है। B7 बायोटीन होता है। खैर, अंगकोर वॉट टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? अब अंगकोर वॉट जो है रिसेंटली ये आपका 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना है। ठीक है। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना है। ये कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया की कैपिटल ज़रा बताएंगे क्या है? फिलीपींस की क्या है कैपिटल? फिलीपींस की है मनीला। कंबोडिया की फ्नोम पेन। ठीक है। ठीक है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और ये है आपका अंगकोर वॉट टेम्पल। अब जो अंगकोर वॉट टेम्पल है ये एक्चुअल में पहले तो एक हिंदू मंदिर था, विष्णु जी को डेडिकेटेड, लेकिन अभी धीरे धीरे ये मेजरली एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे क्या थोड़ा सा, तब तक आप अगला क्वेश्चन ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन डैश बाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। जल्दी से बताइए। चलिए, तो द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन डैश बाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू वर्क इन अलायंस फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब लखनऊ पैक्ट था क्या? तो लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ का सेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ का सेशन हुआ था 1916 में, ये हुआ था अधिवेशन। ये काफ़ी मायनों में इंपॉर्टेंट था। किन किन मायनों में इंपॉर्टेंट था? लखनऊ में हुआ था, दो मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो ये था कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक जॉइंट पैक्ट साइन हुआ था कि भाई हम जॉइंट डिमांड रखेंगे किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है। क्यों रखेंगे सामने? क्यों मुस्लिम लीग ने यहाँ पर हाथ जोड़ लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और वो पार्टीशन एन्यूल हो गया था, रद्द कर दिया गया था 1911 में। इस बात से मुस्लिम्स नाराज़ हो गए थे कि बंगाल का पार्टीशन क्यों आपने रद्द किया।
उसके पीछे की बेसिटी हम पूरी समझ चुके हैं। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया 1916 में। अब ये जो एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। चलो, तो 1916 में क्या हुआ था, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पे ज्वाइंट डिमांड्स रखी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। दूसरा क्या मायना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था लखनऊ का सेशन, यहाँ पर मॉडरेट्स यानी कि नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट्स यानी कि जो गरम दल हैं, इनका रीयूनियन हुआ था। रीयूनियन एक्चुअल में 1907 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो सूरत में हुआ था। यहाँ पर क्या हो गया था, दोनों का स्प्लिट हो गया था, सूरत स्प्लिट के नाम से जिसको हम जानते हैं। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं आपस में या फिर कांग्रेस में डिवाइड हो गई थी, एक तो नरम दल और गरम दल में। इस सेशन को प्रिसाइड किया था रास बिहारी, किसने, घोष ने, बोस ने नहीं, ध्यान रखिए। रास बिहारी बोस अलग थे जो कि इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए थे, ये रास बिहारी घोष हैं। अब ये जो रीयूनियन है ये होता है 1916 में, जिसको प्रिसाइड करते हैं कौन, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये सेशन होता है 1916 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बाकी यहाँ पे आप चीज़ें क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं। किसने सेशन प्रिसाइड किया, तो सारी चीज़ें देख ली। अगला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। विदेशिया, स्वांग, रॉफ या फिर कर्मा। वन शॉट बायोलॉजी, ओके। काम तमाम कर दिए सर, हाय गर्मी। अब सर्दी आ गई सर, सर्दी तो यार आ गई, लेकिन जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ ना, जहाँ से अभी क्लास लेता हूँ, ये इतना भयंकर गर्म मतलब कमरा है। गर्मी के टाइम तो यहाँ पर अगर आप मतलब हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। और सर अभी देख रहे हो मतलब हल्की सी ठंड है कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मतलब एकदम से इतना ज़्यादा ह्यूमिड सा हो गया है कि बैठा नहीं जा रहा है, तब मुझे चलाना पड़ा, जबकि मुझे हल्का सा जुकाम भी है, बट फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो जम्मू और कश्मीर से कौन सा है, तो विदेशिया आपका नहीं है, ये बिहार से है, जहाँ पर आजकल क्या चल रही है, छठ पूजा का माहौल है ना। आई थिंक कल या परसों से, कल से ना। विदेशिया हो गया, और कौन कौन से हो गए, झिझिया हो गया, झरनी हो गया, जाट जाटिन हो गया। ये सब कहाँ से हैं आपके, बिहार से हैं। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, कजरी। कजरी वैसे यूपी में भी होता है बट बिहार में भी होता है। कर्मा जो हो गया, कर्मा भी आपका यहीं से है। ठीक है, कर्मा भी हो गया बिहार और ईस्टर्न इंडिया, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में। स्वांग जो होता है ये भी यहाँ का नहीं है, जम्मू कश्मीर का। रौफ होगा यहाँ का, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। रौफ हो गया, कुर्द हो गया, भंड पाथर हो गया, ये सब हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक, अगला देखते हैं, विच मीटर इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट। ऊष्मा मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। एनर्जी मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, कैलोरी मीटर। तो भैया अमीटर सभी को पता है, करंट का यूज़, करंट मापने के लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं। इसके लिए और एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, ज़रा बताएंगे। वॉट किसकी यूनिट होती है, ये होती है पावर की यूनिट, तो ऑब्वियस ये बात है पावर मेजर करेंगे। कैलोरी मीटर इसका सही आंसर होगा। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ठीक है, तो एक कैलोरी में होते हैं आपके 4.18 जूल। करंट की जो मेजर करने का और इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। अंतर क्या होता है दोनों में, गैल्वेनोमीटर ना सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड बल्कि उसका डायरेक्शन भी माप लेता है। किसका कॉल आ रहा है, हेलो।
ठीक है, तो आज कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है यार। ठीक है, एक डिस्टर्बेंस है जो आप देख नहीं पा रहे हैं कुछ डिस्टर्बेंस तो आप फील कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस जो आप देख नहीं पा रहे हैं वो सिर्फ मुझे ही फील हो रहे हैं। ठीक है, तो कैलोरी मीटर है आपका, 1 कैलोरी में 1 कैलोरी में 4.18 जूल। खैर, अच्छा, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, जल्दी से बताइए कितने वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। एक 100 ग्राम की बॉल है, केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 70 मीटर हाइट, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। बहुत आसान है, एट अ हाइट रखी हुई है तो इसमें क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसका फॉर्मूला होता है m/g/h, दैट इज़ मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास है आपका 100 ग्राम, लेकिन अगर हमें जूल जो कि SI यूनिट होती है वर्क की, एनर्जी की, अगर हमें उसमें निकालना है तो kg में रखना पड़ेगा, तो 0.1 kg हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पे। ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 रखेंगे क्योंकि दिया हुआ है। h 70 मीटर है हाइट, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 70 जूल। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट होते हैं। ठीक है, कई बार वो किलो वॉट में पूछ लेते तो 0.746 किलो वॉट हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल को जब हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ऊपर से मान लो एट अ सर्टेन हाइट, तो जब हम सर्टेन हाइट पे है वो बॉल, तो इसमें प्योरली सिर्फ क्या है, सिर्फ पूरी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको हम छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये मिड पॉइंट पे होती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, और जब ये एकदम ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करती है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो पीक पे होती है, दैट इज़ वो मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो चुकी होती है। इसी को ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के हम इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ये मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करती है, तो लीनियर मोमेंटम अगर p है तो p² इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये उन चीज़ों में होती है जिसमें वेलोसिटी होती है, वेग होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 20 ओम का है और एक 30 ओम का है। इनको पहले पैरेलल में समानांतर में कनेक्ट किया गया, देन इस कॉम्बिनेशन को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया 30 ओम से और 8 ओम से, तो और एक 12 वोल्ट बैटरी से। तो इस 30 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से कि कितना करंट फ्लो करेगा, फिर मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन कैसे तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए जो पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2, वो मत करिए, सीधा ये काम किया करिए। जब भी दो पैरेलल में कनेक्टेड हो दोनों को गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल। तो ऊपर कितना आ जाएगा 600, नीचे कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा 12 ओम। अब इसको क्या कर दिया, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया 30 से और 8 से, सिंपल। और सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी सीधा जोड़ते चले जाओ जितने हो। तो 12 वाले को कनेक्ट कर दिया 30 और 8 से, 12 8 20, 20 30 50, 50 ओम निकल आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है कि 30 ओम में कितना फ्लो हो रहा है भैया, 30 ओम वाले में कितना फ्लो हो रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो भाई एक बात मान के, मतलब ये समझ के चलना कि जब सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं चीज़ें तो करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, करंट सेम फ्लो करता है, ये मैंने आपको बात बताई थी अगर आपको याद हो। ठीक है, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, और जब हम पैरेलल में बात करते हैं समानांतर में तो क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर सेम होता है। तो पूरे अगर रजिस्टर में अगर हम बात करें तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, V इज इक्वल टू आई आर निकाल दीजिए। 50 टोटल है तो V इज इक्वल टू आई आर, हम पूरे उसमें सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है। करंट हमसे पूछा है, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का 50 है, तो 12/50 करेंगे, ये करंट निकाल के दे देगा। 6 बार में जाएगा 25 बार में, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 या 75 नहीं आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा 0.24 ओम, क्योंकि जितना आपका करंट निकल के आएगा वो सब में सेम बट रहा होगा, चाहे वो 30 हो, चाहे 12 हो, चाहे 8 हो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आपका ये पैरेलल में दिया हो, ठीक है, जब पैरेलल में दिया हो तो दोनों को गुणा करके अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, ख़त्म। ठीक, सही है सबका। आरिफ, संगीता, किंग, पुनीत, मिशन RB, चलो सबका RRB। चलो, विच कंट्री डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में हमारे कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, ये सब, जहाँ पे एकदम रोज़ बवाल मचा रहता है, कहीं इधर बम चल रहा है, कहीं उधर मिसाइल चल रही है, सब जो चलता रहता है, खासकर इस वाले एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ये वाले एरिया को थोड़ा सा देख लीजिए कि ये इज़राइल है आपका, है ना, इज़राइल। ये क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पर एक गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे हमास का शासन है। यहाँ पर आपका वेस्ट बैंक है, यहाँ पर ऐसे समझ लो, यहाँ पे ढंग से, अब जूम तो चलो मैं करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस साइड में है पतला सा एक स्ट्रिप है जिसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। यहाँ पर जो देखने को मिलता है उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, ईस्ट साइड में है लेकिन वेस्ट बैंक बोलते हैं। यहाँ मतलब दोनों फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, फ़िलिस्तीन। यहाँ पर फ़िलिस्तीन की इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल करती है और गाजा स्ट्रिप में हमास का शासन है। उसी हमास पे जो है रोज़ ये दागता रहता है इसराइल जो है अपनी मिसाइल से, और ईरान भी उसमें बीच में कूद रहा है। ये रहा आपका ईरान, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, तेहरान है। इसराइल की क्या है कैपिटल है, इसराइल की आपकी जेरूसलेम है, ठीक है, और जेरूसलेम भी यहीं आपकी सिचुएटेड है, उसमें भी काफ़ी विवाद रहता है, ठीक है। तो लिबिया, सूडान, इजिप्ट, यमन, ओमान, जॉर्डन, इराक, सीरिया, टर्की, ईरान, कुवैत, बहरान, कतर, ये सब आपके किसके पार्ट हैं, ये सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो हॉन्डुरस नहीं है। हॉन्डुरस कहाँ पे है, ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ बीच में पनामा पड़ता है ना, पनामा कनाल जिसको बोलते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, जो अटलांटिक ओशन को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर से अलग करता है। तो वही हॉन्डुरस यहीं पे आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं है। तो सीरिया, यमन, तुर्की, ये सब आपको देखने को मिलेंगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। ये आपका भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। कमेंट में बताएंगे कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा जलडमरूमध्य है, ये कौन सा स्ट्रेट है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट है आपका बाबल मानदेव, ठीक है, बाबल मानदेव, ये आपको देखने को मिलेगा, बाबल मानदेव है। बाबल मानदेव स्टेट अगर हम देखें तो अफ्रीका, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, सींग सा जो दिख रहा है, ये आपका, ये क्या है, ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ये यमन देश है जिसकी कैपिटल क्या है, सना, यहाँ की राजधानी है। तो ये बाबल मानदेव को, जो रेड सी को, ये रेड सी दिख रहा है, को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बाबल मानदेव, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टीएस, आंसुओं का द्वार बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो देखने को मिलेगा ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ, और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, जिनको अलग कर रहा है कौन, हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है वो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में एक जिब्राल्टार स्ट्रेट, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये आपका कर्च स्ट्रेट है, कर्च जलडमरूमध्य, जो किसको अलग कर रहा है, ब्लैक, जो किसको जोड़ रहा है, ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव है, ये अजोव सागर से जोड़ रहा है, ठीक है। ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इजिप्ट का आपको पता होना चाहिए, बून ऑफ इजिप्ट किस नदी को बोलते हैं, नाइल, जो सबसे बड़ी नदी है, और ना सिर्फ लंबी नदी है, ना सिर्फ अफ्रीका की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और इजिप्ट का अभी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको ऑर्डर ऑफ द नाइल बोलते हैं, वो अभी पीएम मोदी जी को दिया गया था कुछ टाइम पहले, है ना। अगला है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम द बिलो हैविंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, निम्नलिखित में से उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता वाले पदार्थ की पहचान करें। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, तो इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़, किसी भी 1 ग्राम चीज़ का 1 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान बढ़ाना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए जितनी हीट लगती है उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। वाटर, एल्यूमिनियम, आइस और केरोसिन में जो सबसे ज़्यादा निकल के आती है वो वाटर की होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपने सुना होगा एक चीज़, एंड दैट इज़ कि जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, वो जल्दी हीट हो जाती है, जल्दी कूल डाउन हो जाती है, लेकिन जो वाटर होता है वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है, धीरे धीरे हीट होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो ज़्यादा है, यानी कि वो जल्दी से गर्म या फिर ठंडी नहीं होती है,
तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ एल्यूमिनियम से आप ये याद कर सकते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, स्टील से भी ज़्यादा होती है। केरोसिन से आप ये याद कर सकते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम हमारे मेटल्स होते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आइस से आप क्या रिकॉल कर सकते हैं? तो आइस से आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि क्या रिकॉल कर सकते हैं इससे? आइस से ये रिकॉल कर सकते हैं कि जब हम आइस को मेल्ट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या आपको ये चीज़ पता है कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? क्या चीज़ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या विचित्र हमें देखने को मिलता है? क्या चीज़ हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे? जरा बताएंगे। विच विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया कैन हैव मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसलमेर में, कन्याकुमारी में, तिरुवनंतपुरम में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में? ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो पहले ये समझा दें एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो उसमें जाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी किसी का आया नहीं है आंसर सही, तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी हाईएस्ट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम लीस्ट होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब वाटर को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हीट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को क्या करते हैं कि मतलब जब हम हीट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। इससे पहले क्या करता है? अगर इससे पहले हम देखें तो हीट जब हम करते हैं तो ये वॉल्यूम इसका डिक्रीज करता है। तो यानी कि जो मिनिमम आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे, और यही हम बोल देते हैं उल्टा डेंसिटी के साथ। ठीक है, कि जो डेंसिटी होगी वो आपकी इनफ होगी, मतलब मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसी को एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पर होगा? इसी को बोलते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि डे और नाइट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब होता है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में जो हमारा सी होता है, जो समुद्र होता है, ठीक है, इसका अभी मैंने आपको बताया क्योंकि जल्दी हीट और जल्दी कूल नहीं होता है, तो इसका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि ये जो भी तटीय हमारी जगह होती हैं, जो कोस्ट के आसपास हैं, उनको एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर गर्मियाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, ना तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ेगी। तो क्या होगा? तो यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे, समुद्र से दूर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कंट्रास्ट टेम्परेचर में, यानी कि जो रेंज है वो देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, यानी महाद्वीपीयता। इसी कारणवश, इसी की वजह से ही बहुत सारे आपको दुनिया में डेजर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि मंगोलिया का गोबी डेजर्ट, इंडिया में लद्दाख डेजर्ट। ये सब क्यों हैं? क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर हैं। तो जब यहाँ पर जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती भी हैं तो बारिश थोड़ा बहुत यहाँ करेंगी, लेकिन अंदर तक कॉन्टिनेंट तक वो नहीं पहुँच पाती हैं। और इसी की वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस भी अंदर, जैसे कि आप कानपुर, जैसलमेर जैसे जगहों में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेयर, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब आपके जो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अभी आपको पता है श्री विजयपुरम हो चुका है, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है। ज़रा बताएंगे कि कहाँ पर सिचुएटेड है पोर्ट ब्लेयर? नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, कहाँ पर सिचुएटेड है पोर्ट ब्लेयर, जिसको श्री विजयपुरम अभी हम बोलते हैं? तो ये सब कहाँ पर हैं? ये समुद्र के आसपास है, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर जो रेंज ऑफ रेनफॉल होती है, जो रेंज ऑफ रेनफॉल होती है ना, वो भी इन जगहों पे जो समुद्र के आसपास हैं वो कम होती है। वहीं पे अंदर चले जाओगे तो रेंज ज़्यादा होती है। अब इसको ये मत समझिएगा कि इन इलाकों में जो तट में होते हैं यहाँ बारिश कम होती है, नहीं। मैंने बोला रेंज ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी, रेंज कम है यहाँ पे। रेंज ऑफ, चाहे टेम्परेचर की बात कर लो चाहे रेनफॉल की, यहाँ पर कम देखने को मिलती है। रेंज का मतलब ये होता है
कि सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कब रिकॉर्ड कितनी रिकॉर्ड करी गई और सबसे लोवेस्ट रेनफॉल कितनी रिकॉर्ड करी गई। तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है कोस्ट में, यहाँ पर कम बारिश होती है, लेकिन रेंज जब बात करेगा तो रेंज अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पूछा था पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार की सैडल पीक 732 मीटर हाइट, वो सिचुएटेड है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और द ग्रेट निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल है, ये डंकन पैसेज है, यहाँ पर सैडल पीक है, यहाँ पर आपका श्री विजयपुरम है, यहाँ पर माउंट थ्विलर है जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहाँ पर बैरन वोल्केनो है, यहाँ पर आपका नारकोंडम देखने को मिलेगा, ये एक्टिव वोल्केनो है, ये डॉर्मेंट वोल्केनो है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 17th, रूरल लिटरेसी रेट इंडिया में कितनी है? अच्छा, लिटरेसी बोलते किसको हैं? तो एनी वन जिसकी एज 7 होती है, 7 या 7 से ऊपर, और वो किसी भी लैंग्वेज में, इन एनी लैंग्वेज, वो रीड और राइट कर सकता है, बोल और यानी पढ़ और लिख सकता है, उसको हम लिटरेट कंसिडर करते हैं। इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है अकॉर्डिंग टू दी 2011 का सेंसस। जल्दी से जल्दी नौकरी ले लीजिए, नहीं तो फिर अगला वाला सेंसस अब 2025 के इनिशियल में होने वाला है, फिर उसके बाद आपको नया सेंसस पढ़ना पड़ेगा, तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो फिर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मेल और फीमेल लिटरेसी रेट, ये भी हम लोग देख चुके हैं कितनी है मेल और फीमेल। तो मेल है 82.14% और फीमेल है कितनी 65.46%। दोनों में अंतर कभी कभी पूछ लेते तो 16.68% निकल के आता है। हाईएस्ट और लोवेस्ट जरा बताएंगे कहाँ पर है? यहाँ अर्बन और रूरल का डिवीजन पूछा गया, तो रूरल में 67.7% है। ठीक है, 67.7, और अर्बन में जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगी 84.11%। हाईएस्ट आपको पता है कहाँ पे है? केरल में है। अगर स्टेट की बात कर रहे हैं, यूटी की बात कर रहे हैं तो लक्षद्वीप की है। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो सेरछिप है, मिजोरम में ये पड़ती है। ठीक, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। देन अगर लोवेस्ट की बात करेंगे, लोवेस्ट की कहाँ पर लिटरेसी रेट है, तो स्टेट की बात करेंगे तो बिहार है। कितनी है? 61.8% है। और केरल में कितनी है? 94% है। सबसे लोवेस्ट अगर यूटी में बात करेंगे तो दादरा नगर हवेली है। हवेली में क्योंकि पॉपुलेशन का जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये लोग सब पॉपुलेशन बढ़ाने में पूरा जोर दिए, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं सब लोग। और सबसे लोवेस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। और सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल में लिटरेसी का गैप कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो ये राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल में लिटरेसी का गैप। 18th, व्हेन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड, लागू कब हुआ था हमारे देश का संविधान? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 26 नवंबर 1949 पहला ऑप्शन है। इस दिन हम अपना मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे इस दिन? क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने अडॉप्ट किया था, अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट में जो असेंबली थी उसने डिस्कस करके अडॉप्ट किया था, और इसमें 284 लोगों ने अपने साइन मारे थे। ठीक है, 284 लोगों ने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें कि फ़ीमेल कितनी थी? 15 थी आपकी। ठीक है, 24 जनवरी 1940 तो नहीं है, 1950 कर लो फिर भी थोड़ा ठीक होगा। ठीक है, कुछ तो बता दें 24 जनवरी 1950 में। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमने अपने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को क्या किया था? अडॉप्ट किया था, अपनाया था इस दिन। और 26 जनवरी को 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था। वैसे तो कुछ प्रोविजंस इसी दिन ही लागू कर दिए थे, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को ही हमने राजेंद्र, या फिर हमारी जो संविधान सभा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी आखिरी सेशन, ठीक है, लास्ट सेशन या फिर लास्ट जो सिटिंग होता है वो 24 जनवरी 1950 को ही होता है। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति भी देश का इलेक्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने सिर्फ संविधान बनाने का काम नहीं किया था, कानून बनाने का काम भी किया था। और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करना, एंथम को अडॉप्ट करना, राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट करना, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई करना और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना, ये सारे काम भी किए थे। ये काम कब किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था, 1947। एक सवाल है आपके लिए, वो सवाल ये है, ज़रा कमेंट बताएंगे कि
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको कौन लेके आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सामने? वो संविधान सभा जो कि हमारे देश के संविधान बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। जो किसके तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे कब? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जन 1947 में। यही बाद में चल के प्रियम्बल का रूप लेता है बाद में, लेकिन ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें, 3 लोग थे, एक तो एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट के 3 लोग, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 लोग थे, और जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके चेयरमैन थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। पहली सीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइज़र या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? संवैधानिक या फिर विधिक सलाहकार कौन था? चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? और किसने कैलीग्राफी करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि किसने अपने हाथों से संविधान को लिखा था? हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन अमंग द बिलो टू हैव वॉन भारत रत्न अवार्ड? इनमें से कौन है पहले हमारे खिलाड़ी जिन्होंने भारत रत्न लिया? सचिन तेंदुलकर, लियांडर पेस ने, ध्यानचंद ने, या फिर अभिनव बिंद्रा ने? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। 40 की उम्र में इनको 40 की उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लीगल एडवाइज़र कौन थे? तो सर बेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है। सर बेनेगल नरसिंह राव, सर BN राव। चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी को बोलते हैं, ठीक है, SN मुखर्जी को बोलते हैं। देन अगर हम बात करेंगे कैलीग्राफी किसने करी थी, तो ये किया था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने कैलीग्राफी करी थी। और डेकोरेट किसने काम किया था? नंदलाल बोस जी ने किया था इसको डेकोरेट करने का काम। नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा थे। कैलीग्राफी इंग्लिश में तो उन्होंने करी थी, और हिंदी में किसने करी थी? ये करी थी वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में अगर पूछेगा किसने लिखा था, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। तो पहले स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या, जरा बताएंगे? और कब इनको भारत रत्न मिला था, जरा ये भी बताएंगे? और अभिनव बिंद्रा की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? तो सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। भारत रत्न जो अवार्ड इनको मिला था साल 2014 में मिला था, 2014 में। और मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल, जो एक बहुत बड़े, हमें पता है कि हॉकी प्लेयर थे, हॉकी के जादूगर भी बोले जाते हैं। और अभिनव बिंद्रा जी की ऑटोबायोग्राफी है अ शॉट एट हिस्ट्री, a shot at history. And the last question of the day is this: which of the following is the autobiography of the first Indian president, Dr. Rajendra Prasad? तो फर्स्ट जो हमारे थे उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या? तो शॉर्ट एट हिस्ट्री तो अभी मैंने बताया अभिनव बिंद्रा की है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी है? ये है आपके जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनकी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। पहले क्या मतलब, ठीक है, पहले हमारे प्रेसिडेंट इंतरिम तौर से तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, इंतरिम तौर से संविधान सभा के, लेकिन फिर परमानेंट तौर से राजेंद्र प्रसाद बने थे। और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अगर किसी कंट्री के हैं तो वो यही हैं, ठीक, मतलब सॉरी, इंडिया के जो हैं वो यही हैं, जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। 2 टर्म्स इन्होंने सर्व किए थे। क्या चीज़?
ध्यानचंद अवार्ड, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड वो पहले होता था, अभी वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। और पहला मेजर ध्यानचंद की अगर बात करेंगे तो वो चेस के जो जादूगर माने जाते हैं इंडिया में, विश्वनाथन आनंद, उनको मिला था, ठीक है, पहला मेजर ध्यानचंद। और लेटेस्ट वाला तो आपको पता है सात्विक साई राज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला हुआ है। ऑल राइट। हाँ जी सर, प्लीज़ एलपी के लिए करंट अफेयर्स टू टू क्या चीज़, विश्वनाथन आनंद उल्टा सर, उल्टा मतलब क्या चीज़ उल्टा? दानिश भाई होते तो वॉर नहीं होती। सर एलिनो ला नीना समझा दो। समझाते हैं, एलिनो ला नीना क्या चीज़ उल्टा? सर क्या चीज़ साइन का, क्या चीज़ साइन का मतलब टू, अच्छा आई थिंक मैंने इसका बता दिया है क्या, 284 लोगों ने साइन किया था। ध्यान रखना जो लास्ट सीटिंग होगी उसमें साइन होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये। तो जो लास्ट सीटिंग होती उसमें 284 लोगों ने साइन किए थे, इसमें कि 15 फीमेल्स थी आपकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अल नीनो ला नीना आपके एक फिनोमिना होते हैं, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी एटमॉस्फेरिक जो हमारी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, की यहाँ का जो गर्म पानी है उसको रिप्लेस करके वो यहाँ पे ले आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होती है, इंडिया में भी खूब बारिश होती है। कई बार ये किसी कारणवश, जो कि पूरे क्लियरली पता नहीं है, ये वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्म पानी है, वार्म वाटर, वो यहीं पे हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, इंडिया में सूखा पड़ जाता है। ऐसे फिनोमिना को अल नीनो बोलते हैं, जिसका मतलब चाइल्ड क्राइस्ट होता है, ठीक है, स्मॉल बॉय उसको बोलते हैं। और इसका उल्टा फिनोमेना होता है ला नीना, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत भयंकर बारिश यहाँ पर होती है ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में भी बहुत भयंकर बारिश होती है। ये जगह आपकी पड़ती है डार्विन, और ये जगह आपकी पड़ती है तहीती। इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मापा जाता है। अगर नेगेटिव आता है तो अल नीनो वाला साल होता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ गया तो उसको ला नीना वाला ईयर हम बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? क्या लिख दिया यार मैंने ये जो बीच में जो डिस्टरबेंस हुए ना, इसकी वजह से आज अर्थ का अनर्थ हो गया आज। थाईलैंड की कंबोडिया कैपिटल लिख रखी है, ठीक है। कंबोडिया अपने आप में एक देश है, और ये जहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और इसकी फ्नॉम पेन है, ठीक है, बैंकॉक हो जाएगी यहाँ पे। चलिए, आई थिंक और तो कहीं कुछ आपका डाउट नहीं होगा, और आज जो बीच में डिस्टर्बेंसेस हुए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। कुछ आज रूम में ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि ठीक है, बैंकॉक इस। सर मैंगनीज आपने बताया था एमपी में बहुत है, और उड़ीसा आंसर है, अच्छा। काफ़ी मतलब इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, एक बार पूछ तो सकते ही हो, हैं। एनसीईआरटी में जाके देख लेना अगर डाउट हो तो, है ना। मैंगनीज आप बता रहे हैं कि हाँ उड़ीसा, ठीक है, एनसीईआरटी में जाके देखिएगा, वो आपका सिंपल वहाँ पे मेंशन्ड है कि जो मध्य प्रदेश है इट इज़ दी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, और जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है। कहीं गूगल में क्या लिखा हुआ है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, उससे नहीं, मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके आरआरबी में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैंगनीज़ वाला मैंने पूछा है, ठीक है। तो आंसर मैंगनीज़ का मध्य प्रदेश ही होगा। आपका कंटेंट में बहुत दम है गुरुजी, थैंक यू रणधीर जी। आ, ये आपको मिल जाएगा परमार एसएससी जो टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ, बाकी इसके जो हैंड नोट्स हैं वो आपका ये बैच बना हुआ है परमार अकेडमी ऐप पे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट। बुक आउट ऑफ स्टॉक है, हाँ यार, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक ही है बुक।